सभी लोग, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी आंकिक प्रश्न लेकर आया हूं। ये सभी प्रॉब्लम्स प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यानी चैप्टर नंबर 10 काफी बड़ा है और इसकी सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यदि एक ही वीडियो में सॉल्व किया जाए तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। इसलिए आपकी सुविधा को देखते हुए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट दिया है। जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है, जिसमें हम समतल पर प्रकाश का अपवर्तन से जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन करेंगे। और जो दूसरी वीडियो होगी पार्ट 2, उसमें हम गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करेंगे। दूसरी वीडियो बाद में आएगी जब हम लेंसों से संबंधित अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको पीसी स्क्रीन पर। देखिए, ये है प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर। चित्र में देखकर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि कौन सा माध्यम सघन है। यहाँ पर ये लाइन के ऊपर एक माध्यम है और दूसरा माध्यम ये, यहाँ 2 माध्यम है। इनमें पूछा गया है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। सवाल बहुत सरल है, लेकिन छात्र गलती क्या करते हैं, वो इस कोण को आपतन कोण समझ लेते हैं, जबकि ये वास्तव में आपतन कोण नहीं है। देखिए, आपतन कोण हो या अपवर्तन कोण, दोनों ही कोण इस अभिलंब के साथ बनते हैं, इसी के साथ नापे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कोण अभिलंब के साथ बना होता ये, तो वास्तव में ये आपतन कोण होता, लेकिन ये आपतन कोण नहीं है। हाँ, ये अभिलंब इस तल के साथ पूरा 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए हम यदि 90 डिग्री में से ये 60 डिग्री निकाल देते हैं तो हमको ये आपतन कोण मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने आपतन कोण आई को निकालने के लिए 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दिया है और ये हमको इस प्रकार मिलता है आई बराबर 30 डिग्री। दूसरे माध्यम में दिया हुआ है अपवर्तन कोण जो कि 45 डिग्री है। तो हमारे पास आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर दोनों हैं। अब बहुत स्नेल का नियम, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1 और 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल का नियम भी है। तो इसी सूत्र में हमको साइन आई और साइन आर के मान रखने हैं। चलिए सेकंड पेज पर देखिए, यहाँ हमने इस सूत्र में रख दिया है आई का मान, तो हो गया साइन 30 और नीचे फिर रखा है हमने आर का मान, तो यहाँ हो जाता है साइन 45। साइन 30 और साइन 45 के मान आते हैं क्रमशः 1/2 और 1/√2। यानी साइन 30 हो गया 1/2 और साइन 45 हो गया 1/√2। इन दोनों को हम सरल करते हैं तो कट पिट के हमको मिलता है 1/√2। ये इसका आंसर है अपवर्तनांक का। देखिए, दोबारा आइए चित्र पर वापस। आप देख माध्यम में जो किरण जा रही है वह अभिलंब से दूर हटती है। यानी पहले माध्यम में आपतन कोण 30 था, जबकि दूसरे में अपवर्तन कोण 45 हो गया। ये कोण बड़ा हो गया, यानी ये किरण इस अभिलंब से दूर हट गई। तो जब भी किरण अभिलंब से दूर हटती है तब वह विरल माध्यम में जाती है। तो ये पहला माध्यम सघन हो गया और दूसरा माध्यम विरल। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2। 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही मान लीजिए कोई माध्यम है और एक ही दूसरा माध्यम है। यहाँ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ आपके लिए 1.5 और पूछा गया है कि जब इस दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो इसकी चाल कितनी होगी। ये चाल हमको ज्ञात करनी है। बहुत सरल सवाल है। देखिए, माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो दिया गया है 1.5 और निर्वात में हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और माध्यम में प्रकाश की चाल v हमको ज्ञात करनी है, अज्ञात है। देखिए, बहुत सरल सिद्धांत और प्रकाश की चाल के संबंध का n बराबर c/v, ये कई बार आया है। अपवर्तनांक में पढ़ा चुका हूँ इसको मैं, वीडियो का दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख लीजिए। तो इस सूत्र से अगर हम देखें तो v का मान आ जाएगा c/n, यानी इस v को यहाँ ले जाइए और n को यहाँ ले जाइए। तो इस प्रकार सूत्र बन जाएगा v बराबर c/n। अब इस सूत्र में
हमको रखना है सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और n का मान दिया हुआ है 1.5। तो इस 3 में हम 1.5 का भाग करते हैं तो कट करके ये 2 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें उसकी चाल घटकर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है? ये सवाल भी दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, अच्छा सवाल है। देखिए, अपवर्तनांक से हम ये बता सकते हैं कि उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो अभी अभी ये सवाल किया है, सेम सवाल है ये भी, यहाँ भी सूत्र वही लगेगा, n बराबर c/v। इसमें अगर हम आपका जो n है ये 2.42 इसका मान रखते हैं तो ये आता है c/2.42। हालांकि मैंने यहाँ c का मान भी रख दिया है, लेकिन अगर आप c का मान ना भी रखें तो ये हो जाएगा c/2.42। यानी इस हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी वो निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2 गुणा 2.42 गुना होगी। यानी ये c है, ये यहाँ से यहाँ तक जो मान है उसी का मान है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। यहाँ मान रख दिया मैंने, अगर मान ना भी रखूँ तो मैं यहाँ केवल c रख सकता हूँ। और ये c का इतने गुना है, कितने गुना है? 1/2.42। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी वो निर्वात की चाल से 1/2.42 गुनी होगी, काफ़ी कम होगी। जितना अपवर्तनांक किसी माध्यम का ज़्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो यहाँ हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। इसका मतलब यही होता है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1/2.42 गुनी होगी। आगे चलिए, सवाल नंबर 4। किसी पारदर्शी द्रव में डुबोने पर कोई वस्तु 12 सेंटीमीटर की गहराई पर प्रतीत होती है, जबकि बर्तन की तली की जो गहराई है, यानी वस्तु जो वास्तव में है वह 16 सेंटीमीटर गहराई पर है, लेकिन हमें कुछ कम गहराई पर प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे वो 12 सेंटीमीटर की गहराई पर ही हो। तो इस द्रव का अपवर्तनांक हमको निकालना है। देखिए, वास्तविक गहराई हमने h मान लिया है 16 सेंटीमीटर, और जो आभासी गहराई है वो है h डैश 12 सेंटीमीटर। माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी अपवर्तनांक n बराबर होता है h/h डैश। तो यहाँ h का मान और h डैश का मान जब हम रखते हैं थोड़ा सा 4 से काटते हैं तो ये आता है 4/3। अब जब हम 4 में 3 का भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 4/3 बराबर 1.33। तो इस प्रकार इस द्रव का अपवर्तनांक आएगा 1.33। वास्तव में 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है। तो यह है जो हमारा द्रव है, वास्तव में जल है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में लिखा है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.6 है तथा वायु, गलती से यहाँ 2 बार टाइप हो गया तथा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष याद कीजिए। ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रकाश के अपवर्तन में। ये हाई स्कूल के अलावा इंटरमीडिएट में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ट्रिक है सवाल में। देखिए, कोई भी इसमें 3 माध्यम हमारे लिए दिए गए हैं। एक माध्यम है हीरा, दूसरा है कांच और तीसरा माध्यम है वायु। यानी हीरा, कांच और वायु हमारे पास 3 माध्यम हैं और आपस में किन्हीं 2 का अलग अलग हमको अपवर्तनांक दिया गया है। एक हमको दिया गया है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, जिसे मैंने लिखा है GND, G फॉर ग्लास और D फॉर डायमंड। तो ग्लास के सापेक्ष डायमंड का यानी GND बराबर है 1.6। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ANG या A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, 1.5 है। हमसे पूछा गया है वायु के सापेक्ष
हीरे का अपवर्तनांक, यानी जब हीरा वायु में रखा होगा तब उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिए एक सूत्र था, बताया था मैंने आपके लिए प्रकाश के उत्क्रमणीयता में। इस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। तो वहाँ सूत्र मैंने बताया था आपके लिए 1n2 गुणा 2n3 गुणा 3n1 बराबर 1। यानी कोई 3 माध्यम है, 2 माध्यम 3, हमको नाम पता नहीं है, तो वहाँ इन तीनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध होता है 1n2 2n3 3n1। यदि इन माध्यमों के हमको नाम ज्ञात हों, यानी 1 2 3 जो माध्यम हैं, यदि इनके हमको नाम ज्ञात हों तो हम 1 2 3 के स्थान पर कुछ अन्य सफिक्स ले देते हैं। जैसे यहीं आ जाइए, हमारे पास 3 माध्यम थे, पहला था ग्लास, दूसरा डायमंड और तीसरा एयर, यानी कांच, हीरा और वायु। तो पहले को मैंने मान लिया है ग्लास, दूसरे को मान लिया है डायमंड और तीसरे को मान लिया है एयर। तो इस प्रकार सूत्र बन जाएगा हमारा GND DNA और ANG बराबर 1। देखिए इसमें हमने रखा है GND का मान, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप, ये दिया हुआ हमको, ये रख दिया हमने यहाँ 1.6। DNA हमको ज्ञात नहीं है, हमने छोड़ दिया इसको, और आगे है ANG, ये भी हमको दिया हुआ है, ये भी रख दिया हमने 1.5। अब ये सरल करने पर आता है 1.5 गुणा 1.6 की हम दोनों गुणा करते हैं आपस में, तो आता है 2.4, यानी दोनों की गुणा आती है 2.4। और ये DNA को हम भाग करके ले जाते हैं दाएं पक्ष में 1 के नीचे, यहाँ गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा, और गुणा दोनों की आएगी 2.4। तो सरल करने पर मिलेगा 2.4 बराबर 1 बटे DNA। ये बटे है, मैंने सिंबल लगा दिया भाग का। अब देखिए एक और सूत्र पढ़ा था आपने इसी उत्क्रमणीयता में ही कि 1n2 बराबर होता है 1 बटे 2n1, यानी 1 बटे करने से ये उल्टा हो जाता है सफिक्स और प्रीफिक्स। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1/DNA, ये गलती से n बड़ा बन गया है, बनना चाहिए था साइज में बड़ा, लेकिन बन गया कैपिटल। ये स्मॉल n है लेकिन साइज बड़ा है, ये इस तरीके से ही है, बस A और D आगे पीछे हो गए। तो यहाँ लिखा जाएगा DNA, 1/, में है, 1/, में होने से ये A और D उलट जाएंगे, यही होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो 1/DNA बराबर हो जाएगा AND बराबर 2.4, और यही हमको निकालना था AND। AND का मतलब है एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक, यानी AND वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। यहाँ लिखाने गया है, गलती से छूट गया है, या वायु आएगा, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक AND बराबर 2.4। यहाँ कट गया है, वायु के सापेक्ष था, बाई मिस्टेक प्रिंट नहीं हो पाया है। यहाँ कोई भी 3 माध्यम आपको देता है, जिनमें से 2 माध्यमों का आपस में अपवर्तनांक देता है सापेक्ष करके, और तीसरे का पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 45 डिग्री है, यदि किसी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण 15 डिग्री हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ आपके लिए sin 22.5 बराबर 0.3826। देखिए जो मान स्टैंडर्ड हैं sin 0, 30, 45, 60 या 90, वो तो आप मान निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ मान ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होते, उनको आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए यदि सवाल में कोई भी ऐसा कोण आपको आता है जो मान नहीं निकाल पाएंगे, तो उसका मान वो दे देता है सवाल में। यहाँ पर भी ये मान दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें sin 22.5 डिग्री का मान आपको इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए दिया गया है मान। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे करना है। देखिए प्रिज्म कोण A बराबर होता है 45 डिग्री दे रखा है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M है 15 डिग्री, प्रिज्म अपवर्तनांक है, उसका सूत्र होता है n बराबर sin A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन sin A बाई 2। ये प्रिज्म में पढ़ा चुका हूँ आपके लिए, प्रिज्म संबंधी वीडियो भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप देख सकते हैं इसको चाहे तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं A और डेल्टा M के, केवल 2 ही कोण हैं A और डेल्टा M।
तो यहाँ आता, लेकिन ये लोगो लगाने से थोड़ा लेफ्ट में आ गया है। यहाँ बराबर के बाद यहाँ हम आते हैं तो आएगा साइन ए माने 45 डिग्री प्लस डेल्टा एम यानी 15 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन ए यानी 45/2। जब हम सरल करते हैं तो 45 प्लस 15 आता है आपका 60, और 60 में हम 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 30। तो इस प्रकार ये पूरा जो कोण है साइन में ऊपर वाला अंश में वो हो जाता है हल करके 30, और नीचे 45/2 आता है 22.5। तो हल करने पर आपको मिलता है साइन 30 अपॉन साइन 22.5। देखिए 22.5 का मान आपको 0.3826 और साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2। तो ऊपर आएगा 1/2 और नीचे आएगा 0.3826। ये 1/2 को हम हल करते हैं तो आता है 0.5। यदि हम 0.5 में भाग करते हैं 0.382 का तो आता है लगभग 1.306, यानी लगभग 1.3। ये भी कोई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आखिरी सवाल से पहले एक जरूरी बात, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 है, वायु में स्थित कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साइन 42 डिग्री बराबर 0.669। देखिए मैंने अभी भी कहा था आपसे, जब साइन या कॉस का मान स्टैंडर्ड नहीं होता है तब उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते बिना टेबल के या बिना दिए हुए। तो इसलिए वो ऐसे मानों को सवाल में ज़रूर देता है आपके लिए, और ध्यान रखें कहीं ना कहीं ये मान आपको इस्तेमाल करना होता है। यहाँ तो बहुत सिंपल है, 42 ही दिया हुआ है, 42 का ही मान दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अभी पीछे सवाल में था कि मान दिया हुआ है 42.5 का और कोण दिए गए हैं 45 और 15। तो कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखें ये मान कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा सवाल के अंदर होगा। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का जो संबंध है वो होता है माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर कोसेक IC। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित वीडियो है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसमें हमने बताया था कि n बराबर होता है 1/sin c, जो हल करके आता है 1/cosec c। यहाँ अपवर्तन कोण r का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री रखने के बाद वो हमको 1 मिलता है, तो ये बनता है हमको n बराबर 1/sin c, जिसे हम कोसेक c कहते हैं। डिटेल में वीडियो देख लीजिए आप। तो यहाँ अपवर्तनांक होता है n बराबर कोसेक IC। मान दिया हुआ आपके लिए साइन का, और सवाल में आ गया कोसेक, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि कोसेक IC जो होता है वो होता है 1/sin IC। तो यहाँ 1/sin c लिख देंगे हम, कोसेक IC के स्थान पर आएगा 1/sin IC। और साइन IC का मतलब है साइन 42 डिग्री दिया हुआ IC का मान सवाल में, तो हो जाएगा 1/sin 42। और साइन 42 का मान आप देखिए लिखा हुआ है 0.6691। तो यहाँ जब हम मान रखते हैं तो वो आएगा 0.6691। देखिए वास्तव में जो पूरा मान है 4 अंकों तक वो 0.6691 होता है। मैंने यहाँ एक लिखा नहीं है, ब्रैकेट लगाते वक्त तो हटा दिया है, 3 अंकों तक ही लिखा है ताकि आपको गुणा भाग में सुविधा रहे। लेकिन एक्चुअल मान जो होता है वो 0.6691 ही होता है। तो इस एक से आप कन्फ्यूज़न ना हो। तो 1/6691 को जो हम सरल करते हैं तो हमको मिलता है 1.5। इस प्रकार माध्यम का अपवर्तनांक आता है 1.5। तो चलिए ये था आपका अंतिम सवाल, और इस अध्याय के शेष सवाल आपको मिलेंगे वीडियो आने वाली में पार्ट 2। देखिए, तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। आशा करता हूँ सभी समस्याएं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बावजूद भी यदि किसी की कोई समस्या या कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।